2018 में जब ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर हुआ था तो उस वक्त कुछ ज़्यादा उसके ऊपर शोर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद उस वक्त तो मीडिया में भी खामोशी थी। फिर उसके बाद 2021 में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इसमें कुछ तरामीम पेश की और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक हंगामा शुरू हुआ और लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये बिल है क्या और कहता क्या है और किस तरीके से इसमें ऐसे बहुत सारे एतराज़ात हैं जो कि माशरे में बिगाड़ और ख़राबी का सबब बन सकते हैं। फिर ये मामला वफाकी शरई अदालत पहुँचा और अब वफाकी शरई अदालत ने फ़ैसला दिया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि इस बिल की काफ़ी शिक़ें ऐसी हैं जो कि दीन इस्लाम के मुनाफी हैं और उन्हें तब्दील होना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं वफाकी शरई अदालत के इस फैसले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया कि आपने वो बिल टाइमली पढ़ लिया, वरना तो हम पास भी कर बैठे थे और हमने तो तसल्ली इत्मीनान कर ली थी कि ये मामला हल हो गया। अब सर ये फैसला है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताए गए? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि उस वक्त जब ये इशू बहुत ज़्यादा पीक पर था और एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला के मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया और एक बहुत अच्छे अंदाज से उसके दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने आए। तो मैं आपका भी शुक्रिया, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। दूसरा, मैं फेडरल शरीयत कोर्ट को बिलखसूस डॉक्टर अनवर शाह साहब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, रिटायर हो गए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे तक बड़ी तफसील से इनको सुना, हुकूमत को भी, पिटिशनर्स को भी, मुखालिफ पार्टियों को भी, डॉक्टर्स को भी, वकला को भी, NGOs को भी, इंटरसेक्स तबके को भी और सबको, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा एक फ़ैसला दिया है। देखिए, बुनियादी तौर पर वही बातें जो हमने उस प्रोग्राम में की थी उसी को मैंने यहाँ भी मौजू बनाया था और पार्लियामेंट में भी। पार्लियामेंट पे तो मैं बाद में आऊँगा। शरीयत कोर्ट के फ़ैसले में बुनियादी तौर पर बिल्कुल सादा अल्फाज में जो बातें की गई है, नंबर 1, शरीयत कोर्ट ने कहा है कि इस जो ट्रांसजेंडर एक्ट है इसका जो 2F है वो खिलाफी शरीयत है। 2F में ये जेंडर आइडेंटिटी बताई गई है कि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि ये बायोलॉजिकल साख्त पर नहीं बल्कि इनर मोस्ट फीलिंग पर होगा, अंदरूनी बातिनी एहसास। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये खिलाफी शरीयत। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 2 and 3 ये खिलाफी शरीयत है। 2 and 3 क्या है? 2 and 3 ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन वो होगा जो पूरा मर्द और या पूरी औरत है लेकिन बायोलॉजिकली, लेकिन उनके जहन में ये ख्यालात आते हैं कि मेरी ये बायोलॉजी है, मैं वो नहीं हूँ, मैं इसके उलट हूँ, तो कहते हैं ये ट्रांसजेंडर होगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी खिलाफ शरीयत है। तीसरा, फेडरल शरीयत कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 3 जिसमें सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त, यानी एक बंदा मर्द है या औरत है, वो नादरा के पास जाए, उन्हें कहें कि मैं हूँ तो बायोलॉजिकली है लेकिन मैं फीलिंग ये है, इसलिए मेरी परसेप्शन के मुताबिक मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, तो वो उसके परसेप्शन के मुताबिक उसको CNIC ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या दूसरे जो शनाख्ती दस्तावेज़ात है वो जारी करेंगे। तो अदालत ने कहा कि ये भी खिलाफी शरीयत है। और चौथी और आखिरी बात जो अदालत ने की है वो ये है कि राइट टू इनहेरिट, कि इस लॉ के अंदर लिखा हुआ था कि एक बंदा अगर औरत है और उसको परसेप्शन इसकी ये है कि मैं मर्द हूँ और उसे मर्द तस्लीम किया जाए, तो फिर उसको लॉ में लिखा हुआ है कि उसको मर्द का हक विरासत मिलेगा। अब ये कुरानिक लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो कुरानिक लॉ है। तो उन्होंने कहा ये भी खिलाफी शरीयत है। तो मोटी मोटी ये 4 चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जेंडर आइडेंटिटी, ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन, सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी की रिकग्निशन और उसके साथ साथ जो राइट टू इनहेरिट, जिसके नतीजे में कुरान की जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी, तो सबको उन्होंने खिलाफी शरीयत। अच्छा, ये तो चले, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर कोई मर्द है उसने अपने आप को औरत कर लिया तो उसको फिर औरत का हिस्सा मिलेगा। कोई ऐसा करेगा नहीं कभी भी, क्योंकि औरत का हिस्सा तो कम होता है हमेशा। औरत जो है वो मर्द अपने आप को डिक्लेयर करके ज़्यादा हिस्सा ले लेगी। नहीं, वो हिस्से की बात नहीं है। असल चीज़ है कि कुरान के एक कानून है जी, कुरान का एक उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बात की बात है, माली मन की सोशली जो हमारे और उसके फिर सोशली जो ये फिर सोशल डिलेमा है ना हमारा कि वो प्रॉब्लम उसके दूसरे नुकसान होते हैं। अच्छा, एक और बहुत अच्छा हुआ, लोग कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि इसके वो लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जो सेक्शन 3 की 1 है इंटरसेक्स, वो बिल्कुल ठीक है। इंटरसेक्स ये है कि जिनके बायोलॉजिकल साख्त में एम्बिग्विटी है, ठीक है, और वो अल्लाह की तरफ से
तो वो बिल्कुल ठीक है। इंटरसेक्स हमारे माशरे का हिस्सा है, उनके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सही। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि यूनिक कैस्ट्रेटेड मेल है जो हादसे में, अच्छा। बीमारी की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से, किसी भी वजह से वो सलाहियत उसकी ख़त्म हो गई है, तो वो कैस्ट्रेटेड मेल है। तो कहते हैं ये भी मौजूद है, अगरचे खुद किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो कैस्ट्रेशन करे, लेकिन अगर किसी वजह से हो गया है तो ये मौजूद है, ये मेल है, और बतौर मेल उनको तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलनी चाहिए। तो देखें, अदालत ने इंटरसेक्स के राइट को प्रोटेक्ट किया, अदालत ने यूनिक के राइट को प्रोटेक्ट किया, और अदालत ने ट्रांसजेंडर को खिलाफ कुरान और सुन्नत करार दे दिया। मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस है इसमें। बेसिकली जो सेल्फ परसेप्शन का ही सारा मसला तो यही था ना कि मैं मर्द हूँ, मैंने सेल्फ परसेप्शन में कह दिया कि अब मैं औरत हूँ, तो अब मैं औरतों की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूँ। और फिर इससे सोशल प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी जन्म लेती हैं। ये सिर्फ एक हमारा ऐसा नहीं है कि अदालत ने फैसला सुना दिया, इससे और भी बड़ा अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे और देखेंगे तो प्रॉब्लम्स इसकी और भी हैं। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो जिनका आपने जिक्र किया ना कि जो इंटरसेक्स हैं, जो कि बेसिकली जिनकी फिजिकल या बायोलॉजिकल जो साख्त है उसमें एम्बिग्विटी है, और वो पैदा जो है वो एक डिसऑर्डर या नुक्स के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या उनको ये इजाज़त है इस फैसले में कि वो अपने आप को इलाज भी करा सकें, और वो अपने आप को, जिसका झुकाव मर्द की तरफ है फिजिकली या खातून की तरफ है फिजिकली, वो अपना इलाज करा के, ऑपरेशन करा के, सर्जरी से वो अपने आप को ठीक करा ले? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, एक तो इस फैसले में भी ये जिक्र है कि हुकूमत को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा। उनकी सहूलतकारी करनी चाहिए कि वो अगर करेक्शन कर सकते हैं सर्जरी से या किसी से जिसकी तरफ मैलान ज़्यादा है, मेडिकल बोर्ड ही बताएगा, तो करना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक पूरा बिल इंट्रोड्यूस कर चुका हूं जो स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका है, और जिसका नाम है खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2022। सही। अच्छा। खुनसा इंटरसेक्स का अरबी नाम है। ठीक है। तो उसमें ये है कि उनको तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल हैं। उसके साथ जो वालिदैन ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिसोन करेगा, उनको जुर्माना और कैद की सज़ा। और ऐसे बच्चों से अगर कोई भीख मांगेगा या जैसे हमारे माशरे में उनसे डांस करवाया जाता है, दूसरे मजबूर करवाया जाता है, तो उनको भी कैद और जुर्माने की सज़ाएं दी जाएंगी, और उनको हुकूमत उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देगी और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने की गारंटी हुकूमत देगी। तो एक पूरा बिल, पूरा लॉ अलहदा, इसमें नौकरियों वगैरह का भी सारा तबका है बेचारा, बहुत ज़्यादा मजलूम तबका है। तो मैंने उनके तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया है, और वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका है। सेनेट में उम्मीद है कि जून के एंड में उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी और सेनेट से थ्रू हो जाएगा। तो अदालत ने भी कहा है और हमने उनके लिए अलहदा ला, इसलिए कि हम समझते हैं कि वो सबसे मजलूम तबका है। हमारा तो दिल कोड़ता है उनके ऊपर। मैं तो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए से मुस्तकिल उनसे राब्ते में हूँ और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको हुकूमतों ने, उनको वालिदैन ने, उनको समाज ने मुसलसल नज़रअंदाज किया है। तो इंशाल्लाह उसमें लॉ के ज़रिए से भी और इस फैसले के ज़रिए से उनकी प्रोटेक्शन की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, अब ये जो शरीयत कोर्ट का फैसला है, इसकी हैसियत क्या है, कितना बाइंडिंग है? क्या ये बिल्कुल सही तरीके से जैसा उन्होंने कहा है वैसा इम्प्लीमेंट हो सकता है, अब ये हो जाएगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं आपको बताऊँ, इससे मैं एक मौका मिल गया कि मैं एक्सप्लेन करूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 203D। उसमें लिखा हुआ है कि फेडरल शरीयत कोर्ट अगर कोई फैसला दे और कोई भी बंदा जाके उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दे, तो सिर्फ दरख्वास्त देने से वो फैसला स्टे हो जाएगा। अच्छा। हालांकि ये कहीं नहीं होता। मतलब ये इतनी पूरी 2 साल की जो एक्सरसाइज थी, हाँ, उसकी मैं जाऊं और कहूं भाई ये ना करो, उसकी एक शरई और अखलाकी हैसियत तो आपको फेडरल शरीयत कोर्ट ने दी। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें, मैं उसके अंदर अमेंडमेंट लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि भाई ये तो आपने इसको शोपीस बनाया हुआ है। ये तो फिर ठीक है, स्टे का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के है, वो एपेलेट कोर्ट है, अपील फाइनल वहाँ पे होती है। लेकिन वो सुने और सुनने के बाद अगर वो समझे कि मेरिट बनता है कि इसको स्टे किया जाए, तो वो बेशक स्टे करें। लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि कोई बंदा जाके सिर्फ दरखास्त दे और दरखास्त बस सालों पड़ा रहे और यहाँ फैसला स्टे हो। तो एक दरखास्त है मेरी, फिर एक इनकी आ जाए, फिर आपकी आ जाए, दरखास्तों पे दरखास्त। तो ये एक बदकिस्मती है कि मेरी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप अंदाजा कर लें, उसको यूनानिमसली रिजेक्ट किया कमेटी ने।
यहाँ पे जो दीनी मतलब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उनको रखा हुआ है, उनकी सिफारिशात अडॉप्ट और नहीं ये कर रही। मामला सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ फेडरल है, ये कोई शरीयत हाई कोर्ट, कोर्ट सिर्फ वगैरह में फेडरल ऐसा नहीं है शरीयत कि मैं कोर्ट। हाई कोर्ट में किसी फैसले के सिर्फ खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ उन्होंने ये किया ये है कि discrimination कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए यही तो इस्लाम के साथ आपने अपने पार्लियामेंट के पेशानी पर कलिमत तोयबा लिखा है, आपने सेनेट के हाल के अंदर सूरह हशर के आखिरी रुकू practical लिखा करने पे है, आओ तो ये आपने कर- कौमी असम्बली के छत के ऊपर अस्माउल हुस्ना लिखा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी फाउंडेशन इस्लामी होंगी, खिलाफ कुरान सुन्नत कोई कानून नहीं होगा। लेकिन जब फेडरल शरीयत कोर्ट किसी कानून को खिलाफ कुरान सुन्नत करार दे तो आपने फिर उसकी हैसियत ये रखी कि कोई बंदा दरखास्त भी दो स्टे हो जाए। इसका और हल यही क्या? सूरत हाल रेबा का है। अच्छा, इस मामले रेबा को का ऐसा हो सकता है जी, सर? रेबा वाला रेबा जो का केस है, केस वो काफी 30 साल अच्छा चला, चल रहा है। 30 साल, और 30 साल के बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद और रिबा को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बिल्कुल खिलाफ शरीयत करार दे दिया। अब उसके खिलाफ एक दो बंदों ने जाके सुप्रीम तो क्या कोर्ट की ऐसा हो दरखास्त, सकता है कि अब चूंकि फेडरल शरीयत कोर्ट का वो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी और वो सारा उसको ज़्यादा नहीं सराहा गया, तो क्या ये किया जा सकता है कि आप जो दूसरा कन्वेंशनल कोर्ट है हमारे उधर भी इसी मामले को ले जाएं और एक फैसला वहां से आ जाए बेस्ड ऑन दिस मैं एक फेडरल तो शरीयत आपके कोर्ट? तवज्जो से कहूँगा कि एक तो मैं जाऊँगा, मैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अदलिया में, मीडिया में, पब्लिक में अवाम की जंग लड़ रहा हूँ, इस्लाम की जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। लेकिन मेरे साथ बल्कि अवाम के साथ पीडीएम की मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमें कबूल हो। तो एक तो मैं इनसे कहता हूँ कि इसको कबूल करें। दूसरा यह है कि उन्होंने कहा था कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला आएगा तो उसके मुताबिक हम लेजिस्लेशन करेंगे। ठीक है, अगर कुछ लोग गए हैं, हुकूमत ना भी जाए, कुछ और लोग जाके इसको स्टे करने की कोशिश करें तो आप लेजिस्लेशन कर लें, बात ही खत्म हो जाएगी। लेजिस्लेशन चैलेंज नहीं होती। तो मैं अब हुकूमत से कहता हूं कि मेरे जो बिल वहां पे पड़े हुए हैं उनको एक्सपीडाइट कर लें। लेजिस्लेशन को सपोर्ट हासिल होगी पार्लियामेंट पूरे से? तो वैसे तो उन्होंने वादा किया था कि हम सपोर्ट करेंगे। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने तो सबको सुना, 2 साल सुना, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी तरफ से एक फैसला आ गया। अब हुकूमत को उसकी रोशनी में लेजिस्लेशन, जो मेरी लेजिस्लेशन पड़ी हुई है, उसको सपोर्ट अब कर। इसके खिलाफ आ गई है दरखास्त इस फैसले के खिलाफ? लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम ऐलान जाएंगे। कर दिया। असल में जी, ये मैं आपको बता दूं, ये एक लॉबी है जी, एक इंटरनेशनल लॉबी इसके पुष्ट पर है। और हमारा ख़ानदानी निज़ाम, अदालत ने फैसले में ये भी कहा है कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इससे मुस्लिम औरत की जो मॉडेस्टी और डिग्निटी है वो ख़तरे में है। कि एक मर्द जो है वो ट्रांस वेमेन बनकर वो खातून की तमाम हुकूक हासिल कर लेता है और ख़वातीन की प्राइवेसी तक एक्सेस कर लेता है। तो अदालत ने बाकायदा ये फैसले में लिखा है कि इसके नतीजे में ख़वातीन के खिलाफ क्राइम्स बढ़ेंगे, क्रिमिनल इसको मिसयूज करेगा, और इवन खवातीन के रेप के खतरात बढ़ गए हैं। तो ये एक लॉबी है, खबरें तो इंटरनेशनल बिल्कुल आ गई हैं और कर रहे हैं। तो ये हमारी ख़ानदानी निज़ाम, हमारी अक़दार, हमारी रवायात, हमारी शर्म व हया, हमारी शादी ब्याह के इदारे, इस सब के खिलाफ एक साजिश है और बैनुल-अक़वामी लॉबीज़ जो हैं वो इसकी पुष्ट पर हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सेनेटर मुश्ताक साहब। सर, आप जो काम कर रहे हैं, अब देखते हैं कि ये काम आगे कहाँ तक जाता है। कोशिश तो पूरी है कि हम अपने माशरे को इस तरह की खराफात से महफूज रखें, लेकिन हमारे अपने ही सिस्टम ऐसे हैं कि जो हमने इस तरह बनाए हुए हैं कि हम कोई भी चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल ये एक जंग है और ये जंग तो चल रही है और चलती रहेगी।